नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जो आज की हमारी क्लास होनी है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को अभी तक 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पर मैंने आप लोगों को कूलम्ब फोर्स के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा। आज की जो हमारी क्लास है, हमें एक नई चीज़ सीखना है, और वो नई चीज़ क्या है? वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों को मेन बात जो स्टडी करना है वो किसकी स्टडी करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की स्टडी करना है। ठीक है, तो हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहली बात तो एक ये चीज, अगर ये चीज हम समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो जैसा कि हम लोग 11th क्लास में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, आप लोगों ने अच्छे तरीके से जानते होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? तो स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी होती है। इसके एग्जांपल हम लोग जानते हैं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए, लेकिन अब ये चीज हम सोचते हैं, ये चीज हम समझते हैं कि क्या हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी बना सकते हैं? क्या हम, फिर से समझिएगा, कि क्या हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बच्चों, इसका जवाब है हाँ, हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसको एक छोटा से मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। क्या है कि जैसे हमारे पास, हमने क्या करा, हमारे पास जो पाइप होता है, पीछे मोटर चल रही है, मोटर से पाइप में से पानी निकल रहा है। ठीक है, तो मोटर किस बात को, तो मोटर क्या करती है, उस पानी को पीछे से प्रेस करती है, प्रेस करने की वजह से उसमें क्या निकलती है? पानी की वो धार निकलती है। इतनी बात समझ में? अच्छा, वो धार निकल रही है, तो धार निकल रही है उसको हम करंट बोलेंगे, यानी कितनी तेजी से वो धार निकल रही है। ठीक है, किसकी धार? पानी की धार, यानी पानी उस पाइप के एरिया में से, उस होल में से कितने इंटेंसिटी के साथ बाहर निकल रहा। तो उस इंटेंसिटी का मीनिंग समझ में आया? कितनी तेजी से बाहर आ रहा, कितनी इंटेंसिटी के साथ बाहर आ रहा। ठीक है, अब मैंने पाइप को क्या करा, इधर करा, तो पानी कहां जाएगा? इस डायरेक्शन में। बेसिकली है क्या वो? पानी। फिर मैंने पाइप को इधर मोड़ दिया तो भी क्या होगा? पानी इधर निकल रहा है, किस डायरेक्शन में जाएगा? ये डायरेक्शन में। ऊपर कर दिया तो पानी कहां जाएगा? ऊपर की डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि उस पानी के साथ जब वो पाइप के होल में से निकल रहा है, तो उसके पास क्या है बच्चों? तो उसके पास डायरेक्शन है। इतनी बात समझ में आई? अब उसके पास डायरेक्शन है, तो इसका मतलब अभी अगर हम बोलेंगे तो उस पानी के साथ में क्या है? तो उस पानी के साथ इंटेंसिटी के साथ में ही क्या है? उसके पास डायरेक्शन भी है। इतनी बात समझ में आई? बहुत इजीली समझ में आए। अब हमारे पास डायरेक्शन भी है, इंटेंसिटी भी है, ठीक है, उस पानी की धार के साथ। अब मैंने क्या कर दिया, उस पाइप से मैंने क्या करा, यहां पर एक बकेट, एक बाल्टी भर ली। ठीक है, तो बेसिकली हमने भरी किससे? पानी से ही भरी। तो वो जो पानी जब पाइप में से निकल रहा था, तब उसके पास डायरेक्शन थी। इतनी बात समझ में आया? लेकिन जब मैंने उसको जैसे बकेट में भर दिया, तो उस बकेट के पास क्या कोई डायरेक्शन है? आप उसको उठा के यहां रख दो, वहां रख दो, वो अगर किसी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाता है, एक जगह नहीं जा रहा, इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है। तो हम क्या देख रहे हैं? हमने यहां पर ये देखा कि पानी जब पाइप में से निकल रहा था, तो वो क्या, कौन सी क्वांटिटी थी? तो वो वेक्टर क्वांटिटी थी। लेकिन जब हमने उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया, उसका ढेर लगा लिया, पानी को एक जगह इकट्ठा कर लिया, तो वो कौन सी क्वांटिटी बन गई? वो स्केलर क्वांटिटी बन गई। इतनी बात समझ में आई? इसी तरीके से हम एक और जगह क्या सोच सकते हैं कि एक खिड़की है। ठीक है, तो उस खिड़की से क्या हो रही है? हवा आती है। आई बात समझ में? अब हवा आ रही, कितनी तेजी से आ रही, अब कितनी तेजी से आ रही है, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी में अंदर हवा आ रही है, उसके पास डायरेक्शन भी है। इतनी बात समझ में आई? अब हवा इस तरीके से आ रही, ठीक है, अब हवा अगर इस डायरेक्शन में चल रही है और वहां खिड़की है, तो क्या उससे हवा आएगी? नहीं। इसका मतलब कि जब वो हवा चल रही है, तो उसके पास क्या है? डायरेक्शन है। जब भी तो वो इस खिड़की से आ पा रही है, उस खिड़की से नहीं आ पा रही, क्योंकि हवा की डायरेक्शन ये है, खिड़की इस तरीके से है, इसलिए हवा आसानी से अंदर आ रही है। अब वो हवा क्या हुई? हमारे इस रूम में आई और इस पूरे कमरे को भर दिया। अब भर दिया, तो अब उस हवा के पास क्या है? तो अब इस हवा के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। इतनी बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम ये चीज समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
या कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एक बेसिकली फिनोमिना था। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने क्या बनाया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी बनाया। तो सबसे पहले बच्चों बेसिकली आप लोगों को क्या समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक कैसी क्वांटिटी है, तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है, ये बना किससे है, तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो ये बनता किससे है, तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से बनता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनता है, तो हम ये क्लास में अच्छे से पिछले लेक्चर्स में ये अच्छे पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किससे बनता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन से बनता है, या इलेक्ट्रिक लाइन से बनता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन से बनता है। इतनी बात समझ में आई। तो यही चीज को समझिए, यही चीज को समझिए। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है। हाँ, एक चीज और यहाँ पर थोड़ा सा इससे पहले समझने वाली बात है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग अभी भी क्या है। तो फ्लक्स का मीनिंग जो बच्चों होता है, ये फ्लक्स का मीनिंग होता है बच्चों ढेर। क्या है, ढेर। यानी क्या हो रहा है कि उस पानी का जब क्या हुआ कि उस पाइप में से पानी आया तो पानी के पास इंटेंसिटी थी, कितनी तेजी से आ रहा है, डायरेक्शन थी, लेकिन उस डायरेक्शन की वजह से हमने क्या बना दिया, एक ढेर बना दिया। अब उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, वो अब स्केलर क्वांटिटी में बदल गई। तो फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों, तो फ्लक्स का बेसिक मीनिंग यहां पर क्या होता है, तो फ्लक्स का बेसिक मीनिंग होता है ढेर, और फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। इतना हम समझ चुके हैं। अब यही फिनोमिना, यही तरीका हमने किस में लगाया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो अब समझिए क्या है कि अगर मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो अगर इस डायरेक्शन में है तो इसका मतलब क्या है कि वहां से लाइन आ रही होंगी। इतनी बात सभी को समझ में आई। इस तरीके से क्या हो रही होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की लाइंस आ रही होंगी। इतनी बात समझ में आई, जिसको फील्ड लाइंस भी बोलते हैं। अब वो लाइंस आ रही है, अब मैंने एक रिंग लिया, ठीक है, अब मैंने एक रिंग लिया, ठीक है, इस तरीके से, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन जो है वो उस रिंग में से पास हो रही होगी। इतनी बात समझ में, कितनी पास हो रही है, तो हमने बोल दिया जैसे 5 लाइंस पास हो रही, ठीक है। एक रिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इस तरीके से ये पांच इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही है, और एक हमने एक रिंग लिया, वो पांचों की पांचों उसमें से ट्रांसफर हो गई एक उस एरिया में से। तो इसका मतलब क्या है कि उसके साथ में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो अब कितना है, तो 5। इतनी बात समझ में। अच्छा, अब इसी तरीके से क्या है कि वही लाइन जो है वो पास हो गई, पास हो गई, बहुत सारी लाइंस यहां पर आ रही है, ठीक है। उतनी ही जगह पे से पास होके अब उस एरिया में से 50 लाइंस पास हो रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम ये चीज भी पढ़ चुके हैं कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा इंटेंस होता है, ज्यादा ताकतवर होता है, वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन भी क्या होती है, बहुत पास होती है। यानी कि अगर उतने ही एरिया में से अब अगर 50 लाइंस क्रॉस हो रही है, इसका मतलब आप क्या बोलोगे, इसका मतलब ये बोलोगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इस बार 50 है। तो किस वजह से, यानी ये इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बन रहा है, यानी इसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस रिंग में से निकल के उधर ढेर लगेगा। एक ऐसा एग्जांपल हम मान सकते हैं कि जो ढेर लगेगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोगों को एक चीज पता चल गई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली बच्चों हम इसको फाई ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे इफेक्ट हो रहा है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित हो रहा है। इतनी बात समझ में आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर से समझो ध्यान से। क्या है कि हमने क्या करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वीक था, तो इसका मतलब वीक होने का मतलब क्या है कि वहां से जो लाइंस आ रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस आ रही होंगी वो दूर दूर होंगी। अब उस रिंग में से जब लाइन दूर दूर है तो कम लाइंस पास होगी उसमें से, यानी हम बोलेंगे कि लाइन कम पास हुई, उन लाइन को काउंट करा, हमारी लाइन की जो संख्या है वो कम निकली, तो इसलिए हमने बोला कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। इतनी बात समझ। अब जैसे ही हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दी, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन है वो ज्यादा पास होगी, उनकी क्राउडिंग ज्यादा होगी, और अब उसी रिंग में से वो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन क्या होंगी, ज्यादा पास होंगी। इतनी बात सभी को समझ में, ज्यादा पास होगी। इसका मतलब हम ये सीधे समझ गए कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतनी बात समझ में। अच्छा, और चीज देखिए, अब हमने एक और चीज देखी, ठीक है, हमने एक और चीज क्या देखी कि इस बार इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं छेड़ा, यानी जैसा था वैसे ही है,
कि यहाँ से लाइन कुछ इस तरीके से आ रही थी, 1 2 3 4 5 ऐसे थाउजेंड्स लाइंस आ रही थी, ठीक है। अब थाउजेंड्स रिंग आ रही थी। अब मैंने क्या करा, छोटा सा एरिया लिया, छोटा सा, ठीक है। अब छोटा सा एरिया लिया या छोटा रिंग लिया जिसकी रेडियस कम थी, तो अब उसमें से लाइन पास हुई 10 लाइन। इतनी बात समझ में आई। अब मैंने उसको हटा के अब क्या करा, बड़ा एरिया लाया। इतनी बात समझ में आई। अब जैसे ही हमने बड़ा रिंग लाए तो उसके अंदर से कितनी 50 लाइंस पास होने लगी। इसका मतलब ये था कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रही है वो एरिया के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, समझ पा रहे हो। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि एक झरने से पानी गिर रहा है। अब झरने से पानी गिर रहा है तो मैंने छोटी बाल्टी ले गया, कम वाली बाल्टी, तो कम वाली बाल्टी को ऐसे लगाया तो उसके अंदर कम पानी जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने उसका एरिया ऐसा बढ़ा दिया, ज्यादा बड़ी बाल्टी थी तो उसके अंदर ज्यादा पानी जाएगा। उसी तरीके से हम क्या समझ गए कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक और क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वो क्वांटिटी कौन सी है, एरिया। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साथ ही साथ में एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इंटू ए। फिर जब जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमारे पास में K आता है। अब बच्चों सबसे पहली बात यहां पर अब थोड़ा सा चीज समझना, हमने क्या किया कि अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहली बार पढ़ा, तो हमने क्या करा, जब भी हम किसी चीज को पहली बार पढ़ते हैं तो पहली बार पढ़ते हैं तो उसके कांस्टेंट को हम 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 1 बनाने की कोशिश करते हैं तो हम इसको कैसे 1 कर लिया, हमने एरिया भी 1 मान लिया, इंटेंसिटी 1 मान ली, तो और फाई को भी एक्चुअली 1 मान लिया। अब जैसे इन तीनों क्वांटिटी को 1 मान लिया तो K की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1। वापस इसे फॉर्मूले में पुट कर दिया तो हमारे पास फाई का जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया बच्चों, E इंटू ए। E इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, A इज द एरिया, और ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो ये चीज अगर आप लोग इतनी चीज अगर एग्जाम्स में नहीं लिखोगे तो भी आप लोग चलेगा, सीधे आपको यही लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग नहीं है। लेकिन बेसिकली सबसे पहले ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से बनाया था, फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जब भी हम जो चीज नई पहली बार पढ़ते हैं तो उसके कांस्टेंट को 1 बनाने की कोशिश करते हैं, और बाकी सारे टर्म्स को हमने 1 मान लिया तो ऑटोमेटिकली वो 1 हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इतनी बात समझ में आई, बेसिकली इतनी चीज आप लोगों को इजीली समझ में आई होगी। अब लेकिन एक चीज हम क्या समझ गए, एक चीज हम ये समझ गए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी, ये सिर्फ वो ढेर को बता रही है कि उस फील्ड से कितनी लाइंस पास हो रही। इतनी बात समझ में यही हुआ। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अब थोड़ा सा समझना एरिया कैसे वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैं अभी अगली क्लास मतलब थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अब यहां पर क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट यानी दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट जब भी होता है तो हमें अगर चीज स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो हम उसको कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं, तो हम उसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और स्केलर प्रोडक्ट को, ये स्केलर प्रोडक्ट बनाओ, स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हम किस तरीके से लिखते हैं, तो बच्चों स्केलर प्रोडक्ट का हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, तो हमको मालूम है स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट से होता है, डॉट हटाते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, कॉस। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा। तो ये हमने एक्चुअली उसको किसको रिप्रेजेंट करा, उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करा। इतनी बात समझ में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक ये फॉर्मूला भी हमारे पास में आया, एक ये और एक ये। ठीक है, उम्मीद है बच्चों इतनी बात आप सभी लोगों को आसानी से समझ में आई होगी किस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाया। तो नीचे वही लाइन लिखी हुई है, ठीक है। मैं इस चीज को यहां से रफ करके इधर आप लोगों के लिए लिख देता हूं, यहां पर क्या कि सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने फॉर्मूला बनाया, वेक्टर फॉर्म में लिखा, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन पे हमको स्केलर प्रोडक्ट मिल रहा है। तो स्केलर प्रोडक्ट को का मैग्नीट्यूड इस तरीके का होता है, हम ये मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं।
ठीक है, तो वही चीज को अब लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस। अब ये वर्ड को हमेशा याद रखना बच्चों, आपको इसका यूज करना आना चाहिए। लिंक, लिंक का मतलब क्या है कि उस एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, उस पास होने वाले फ्लक्स को ही हम बोलेंगे लिंक्ड। अब जैसे बहुत सारी लाइंस पास हो रही है लेकिन एरिया में से तो सिर्फ 5 लाइन ही जा रही, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस लिंक्ड विद दैट एरिया। ओके, तो ये लिंक शब्द का मतलब समझिएगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट। यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड एरिया वेक्टर। इतनी बात सभी को समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ की थोड़ी सी एक चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि एरिया के पास किस तरीके से वेक्टर होता है। ठीक है, हम लोग जब छोटी क्लास में थे तो जनरली हम एरिया को स्केलर क्वांटिटी, लेकिन एरिया के पास भी डायरेक्शन होती है। अब एरिया के पास किस तरीके से डायरेक्शन होती है, तो अब इस चीज को समझना। क्या होता है कि जैसे मैं एक ये चीज को जैसे ले लेता हूं आप लोगों के लिए। क्या है, जैसे ये हमारे पास बकेट है, ठीक है। अब यहां से झरना गिर रहा है, अब ये झरना गिर रहा है, मैं इस बकेट को भरना चाहता हूं और मैं अपने बकेट को ए से ले गया, ए से। ये झरना इस तरीके से गिर रहा है, ऐसा। कितना पानी जाएगा इसमें? नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा है? क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर इसके एरिया की डायरेक्शन गलत है। आपको अगर इसको पानी भरना है तो आपको इसके एरिया की डायरेक्शन ये रखना पड़ेगी, तब ये बकेट आपकी भर पाएगी। समझ पा रहे हो? तो बच्चों एरिया के पास भी क्या होता है, एरिया इज ऑल्सो इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया के पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू लेंथ, या लेंथ इनटू ब्रेथ अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, अब लेंथ इनटू लेंथ, अब लेंथ के पास भी डायरेक्शन होती है। लेंथ के पास डायरेक्शन कैसे, जैसे अगर ये इसको लेंथ माना तो ये इस डायरेक्शन में लेंथ, ब्रेथ के पास ये वाली डायरेक्शन में लेंथ, और इसका एरिया आएगा तो इस एरिया के पास भी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। अब वो कौन सी डायरेक्शन होगी, तो ये हमने आई क्रॉस जे पढ़ा है, तो ये है आई, ये है क्रॉस आई, और ये है जे, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, के। आई जे और उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकलेगा, इसके परपेंडिकुलर यहां पर के, कुछ इस तरीके से। आई बात सभी को समझ में यहां पर? तो ये चीज हम लोगों ने यहां पर इस तरीके से देखा है कि ये प्रोडक्ट कैसे होता है, ठीक है। तो आई क्रॉस जे के होता है, इसका मतलब दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो देखिए ये आप लोगों को समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये थोड़ा सा किसी बच्चों को कंफ्यूजन है तो बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपको बस इतना मान के चलना है कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया के पास डायरेक्शन होती है, वो कौन सी डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो कैसे होती है, ये हम समझेंगे, और आप लोगों को इतनी बार प्रैक्टिस में हम लोग इसकी करेंगे कि आपको ये समझ में आने लग जाएगा। तो बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहली बात हमने ये चीज तो देख ली कि एरिया तो है, लेकिन इस एरिया के पास डायरेक्शन कौन सी होती है, तो अब ये चीज समझना बच्चों। अब यहां पर मेन चीज आप लोगों को समझने वाली बात है कि जैसे ये एरिया है तो इसकी एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, तो याद रखना एरिया की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये वाली डायरेक्शन। यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे ये है हमारे पास में एक एरिया, ठीक है, एक सरफेस एरिया, तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर, ये होगा इसका एरिया वेक्टर। इतनी बात समझ में आई? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? तो ये चीज आप लोगों को काफी अच्छे से समझना है। अब देखिए थोड़ा सा कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये डायरेक्शन दिख ही रही होगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारे पास एक सरफेस है, या फिर मैं आप लोगों के लिए एक ये सरफेस मान लेता हूं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक सरफेस है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ए से आ रहा है और मैंने इसको इस तरीके से रखा, ठीक है, ये चीज समझना, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने इसको रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है, ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, ये रहा इसका एरिया वेक्टर। ओके, समझ में आया, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो यहां पर ऐसा होगा एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर इसका ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो 0 होगा। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री अगर एंगल है तो इससे लाइन कितनी पास हो रही,
तो बोले सर यहाँ से ये सारे, इस सारे एरिया से लाइन पास नहीं होगी। इतनी बात समझ में आई। लेकिन अब मैं जैसे इसको ऐसा कर देता हूं इतना, तो इसका एरिया वेक्टर अब ये हो गया। देखिए ये बात बहुत अच्छे से समझना है कि ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक लाइंस इधर से आ रही। अब जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस, जैसे ये इलेक्ट्रिक लाइन इधर से आ रही, तो इनके बीच का एंगल ये कितना होगा, 90 डिग्री। लेकिन सरफेस के साथ इसने कितना एंगल बनाया, तो 0 बनाया। तो ये आप लोगों को सोचना है, ये आप लोगों को बड़े अच्छे ध्यान से इसके बारे में अच्छे से स्टडी करना है, और हम इतनी बार स्टडी करेंगे कि आप लोगों को समझ में आने लगेगा। तो ये चीज आपको माइंड में फिट करके चलना है। तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट आया था, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमने प्रोडक्ट बनाया था, दैट प्रोडक्ट इज फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा, ये हमने बनाया था। ठीक है, ये कहां से लेकर आए थे, ये हमने मैथमेटिक्स की हेल्प से लिया था। ओके, चलिए अब यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, हमने मैथमेटिक्स की हेल्प से ये लिया था, लेकिन इसका एक फिजिकल एक्सप्लेनेशन भी है। अब फिजिकल इसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से, कि किस तरीके से ये कॉस थीटा है, हम इसको यहां से भी समझ सकते हैं। कैसे, ये चीज अब यहां पर देखिए अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे पास में क्या है, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन है। इतनी बात सभी को समझ में। अब हमने क्या किया कि यहां पर मैंने एक एरिया ऐसा रखा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको ठीक से यहां पर देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसका कलर चेंज करता हूं। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, ये एक एरिया मैंने इस तरीके से रखा। ठीक है, फिर से समझिएगा, जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एरिया को मैंने ऐसा रख रहा हूं, इसलिए आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, बाकी ये एरिया है। ओके, चलिए अब तो इससे कितनी लाइन पास हो रही है, तो कितनी लाइन पास हो रही है, आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका बोले सर बड़ा इजी है, पाई ई इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और इसका एरिया कितना है, तो वो एरिया हमने इसका कितना माना, ए, तो ई। इतनी बात सभी को समझ में आई, इजी था। चलिए अब लेकिन इस ही एरिया को मैंने क्या कर दिया, कुछ एंगल पे ऐसा टिल्ड कर दिया, ये टिल्ड कर दिया इतना, कितने एंगल पे, तो यहां पर ये एरिया का अब एंगल कितना है, थीटा। अब समझिएगा फिर से, जैसे सबसे पहली बात अगर हम बात कर लेते हैं कि ये, अब इसको मैंने इस तरीके से टिल्ड कर दिया। अब टिल्ड कर दिया तो इस नए एरिया से कितनी लाइन पास हो रही, तो अब लाइन की संख्या बताओ, कम हो रही ज्यादा हो रही, तो बच्चों कम हो रही है। इसका मतलब अब ये चीज आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है, तो कितनी लाइन पास हो रही, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम बोलेंगे कि वो इतनी लाइन पास हो रही है। इतनी बात समझ में, और इसको जैसे हम मिला देंगे यहां से, तो ये हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखने लग जाएगा। सीधी सी बात है, ये एरिया है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, तो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये अगर थीटा है तो यहां पर ये एंगल थीटा होगा, तो इस थीटा के सामने वाला दैट परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं किसका, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, a, तो ये वाली लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो दैट इज a cos थीटा। कितना आ जाएगा, a cos थीटा। इसका मतलब इस बार हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा, वो अगली बार हमारे पास जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, कितनी लाइंस पास हो रही है, तो वो किसके इक्वल होगी, ई ए कॉस थीटा। इतनी बात सभी को समझ में आई, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर ये एंगल चेंज होता है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी, और यहां से हमें ये चीज पता चल रही है कि दो वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट के साथ अगर cos थीटा लगा है, इसका मतलब वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, तो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये वही चीज है जो मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में जैसे आप लोगों के लिए लिख के बताई थी। ठीक है, इसका रिमोट कहाँ गया, ये रहा। तो जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले स्लाइड में ये लिख के बताया था, ये हमने
प्रैक्टिकली या थोड़ा सा कुछ करके हमने क्या करा था, ये फॉर्मूला निकाला था, ये फॉर्मूला निकाला था, और इसका फिजिकल एक्सप्लेनेशन यहां भी हमको देखने को मिलता है। इतनी बात सभी को समझ में आई। तो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, एरिया वेक्टर पे डिपेंड करेगा, साथ ही साथ में दोनों के एंगल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इतनी बात सभी को समझ में आई बच्चों? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? अब इसके कुछ केस देख लेते हैं हम। अब इसके कुछ केस देख लेते हैं। पहला केस हम देख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 0। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास में क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0। और कॉस 0 की वैल्यू बच्चा कितनी होती है, तो वो होती है 1, यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आना चाहिए, ई ए आना चाहिए। क्या ये आता है? चलिए देखते हैं, इस बात को समझते हैं। फिर से देखिएगा, इस बार ये है सरफेस, ठीक है। अब ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर ये रहा, ये इसका एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां जा रही है, इस डायरेक्शन में ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो वो सारे एरिया से पास नहीं होगी। इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरीके से सभी एरिया से पास होगी, और इसके बीच में, दोनों के बीच में पास होगी तो ऐसी पंचर करते हुए निकलेगी। अब कितना एंगल दिख रहा है आपको, 0, और 0 दिख रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस अभी इन सभी से पास हो रही होगी, तो कितनी पास हो रही होगी, बोले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका एरिया, तो वही तो आया। आई बात समझ में? अब इसी तरीके से सेकेंड एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। क्या? जब थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा 90 डिग्री है, तो हम लोगों को अब फॉर्मूला पता है, तो ये हो जाएगा ई ए कॉस 90। अच्छा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो हमें मालूम है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा इस बार, 0। चलिए देखते हैं। अब देखिए, समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ये डायरेक्शन में है, ठीक है। और अब इस बार हमको क्या है कि उसका एरिया हमने ऐसा रख दिया, ये ऐसा, और इलेक्ट्रिक ये पता है ना एरिया वेक्टर क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये एरिया वेक्टर हो गया, ये सरफेस हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही। अब इसके बीच में एंगल ये कितना बनेगा, तो 90 डिग्री दिख रहा है, और 90 डिग्री दिख रहा है, तो इस सरफेस को अब थोड़ा सा समझना है, ये चीज समझ, जैसे इस तरीके से तीर चल रहे हैं, अगर मैंने इसको इस तरीके से रख दिया तो सारे तीर इस सरफेस से पास हो जाएंगे, लेकिन मैंने इस तरीके से रख दिया तो 5 तीर इधर आगे से निकल गए, 5 तीर पीछे से निकल गए। इससे कितने तीर निकले, तो एक भी नहीं, इसको एक भी पंचर करते हुए नहीं निकला। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बनेगा, तो वो बनेगा कितना, 0। और यहां पर दिख भी रहा है हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना दिख रहा होगा, 0। तो उम्मीद है बच्चों ये चीज आप लोगों को समझ में आई। चलिए अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आ रही है। चलिए, तो इसलिए मैं अब यहाँ ऊपर की चीज तो इसे रफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस। ये जरूरी वर्ड है, आप जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूज करते हो तो आपके साथ आपको ये वर्ड लगाना कंपलसरी हो जाता है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ सरफेस इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ फोर्स लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू दी सरफेस। अब नॉर्मली का मतलब समझिए, यहां पर भी जब हमने ये वाली ली थी तो हर एक लाइन इसके बीच में नॉर्मली पास हो रही थी 90 डिग्री के एंगल पे। जब इसको टिल्ड कर दिया तब भी हमने एक्चुअली वो एरिया लिया जिससे ये लाइन 90 डिग्री के बेसिस पे पास हो रही है। तो यही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो 90 डिग्री के एंगल पे क्या हो, हमारे सरफेस एरिया को क्रॉस करे। आई बात सभी को समझ में? तो ये हमने इस तरीके से उसकी डेफिनेशन बनी। तो उम्मीद है बच्चों ये पूरी चीज, ये पूरा सिस्टम आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, किस तरीके से हमने फॉर्मूला डिराइव किया इसका। चलिए अब आगे की सिचुएशन को थोड़ा सा और समझते हैं। जब क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे अगर हमने ये पुरानी बैक स्लाइड में जाता हूं तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंज नहीं हो रहा है, एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है, एक जैसे एरिया है। लेकिन तब क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जब इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाए, साथ ही साथ में सरफेस एरिया भी चेंज हो जाए। चलिए उस सिचुएशन को देखते हैं। तो किस तरीके से समझिएगा, जैसे यहां पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव, ठीक है।
एक इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है पॉजिटिव, और ये हमने मान लिया कि ये उसके चारों तरफ ये है उसका सरफेस एरिया। अब अनइवन सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब यहां से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हमने क्या करा, तो इसका मैंने एक बहुत छोटा सा एरिया कट किया यहां पर, ठीक है। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं यहां, तो इसका ये बहुत छोटा सा एरिया चेक किया मैंने, मतलब माना छोटा सा, और वो छोटा सा एरिया क्या है, ds। इतनी बात समझ में। और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक चार्ज से ये होगी, ये किसकी डायरेक्शन, ये ई की डायरेक्शन। दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, 0 डिग्री दिख रहा है। इतनी बात समझ में आई, बड़ा इजीली समझ में आया, 0 डिग्री दिख रहा है। तो यहां पर मेरे पास में थीटा अलग होगा। चलिए, तो यहां पर हम थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री। अब यहां पर इस वाले थोड़ा सा इस वाले ऊपर वाली सरफेस पे, तो यहां पर मैं एक ds कट करता हूं, ठीक है। तो यहां पर ds करता हूं, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये होगी इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ds। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरीके से होगा। अब इनके बीच में ये एंगल कितना दिख रहा है, तो ये एंगल बन रहा है इस बार θ1, ठीक है। और यहां देखते हैं अपन, यहां पर हमने देखा, तो अब ये छोटा सा ds कट करा, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी इसके परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अब इसके बीच का ये एंगल, तो ये एंगल कितना हो रहा है, θ2। ऐसा हमको पूरी सरफेस के लिए अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। अब सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हमारे पास जो फॉर्मूला था, तो हमारे पास फॉर्मूला था बेसिकली बच्चों क्या था, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। यही तो फॉर्मूला है, यही तो हम कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ। सॉरी, यहां पर डॉट होगा, लेकिन साथ ही साथ में जब हम डॉट हटाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसा लिख सकते हैं, cos थीटा। लेकिन अब यहां पर देखिए क्या क्या हो रहा है, तो इस सिचुएशन में इस छोटे से सरफेस एरिया से हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है। तो हमें क्या क्या चाहिए, यहां से यहां तक की इंटेंसिटी, और हमको मालूम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E = 1/4πε0 q/r²। यानी कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की, ये डिस्टेंस हमको काउंट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले में। डिस्टेंस के हिसाब से यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगी, ds तो छोटा सा एरिया था, साथ ही साथ में क्या होगा कि इसके बीच का एंगल वो वैल्यू रखेंगे। फिर यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई, क्योंकि ये डिस्टेंस चेंज, तो ये डिस्टेंस चेंज, यानी यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, एंगल चेंज हो रहा है हर बार। और ये डी का जो एरिया है वो तो हमने उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही लिया है क्योंकि ये बहुत छोटा सा है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, जब सभी चेंज हो रहे हैं, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहां का मैंने फाई निकाला, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां का इतना सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, और उस सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमको क्या करना पड़ेगा, 1 by 1 by 1 ऐड करना पड़ेगा। अब 1 by 1 by जब हम इसको ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स हमको कितना मिलेगा, तो टोटल फ्लक्स हमको कितना मिलेगा, तो उसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हम मान लेते हैं छोटा सा मिला, ये d∅1, ये d∅2, ये d∅3। तो उन सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ऐड करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में। तो ये कब है, जब हमारे पास अनइवन सरफेस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अनइवन हो, ठीक है, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कैलकुलस की हेल्प लेंगे, मैथमेटिक्स की हेल्प लेंगे। इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे तरीके से लिख सकते हैं, तो E, ठीक है, ये फाई हम कैसे लिखेंगे, E = ठीक है। अच्छा, यहां पर डी वर्ड लगा रहा हूं क्योंकि बहुत छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, छोटे से एरिया में से निकल रहा है, तो E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ds क्यों, क्योंकि हमने एरिया इस बार कितना माना है, छोटा सा एरिया, छोटी सी सरफेस मानी है, तो इसलिए ds। ये और जैसे ही हम इसके बीच में से क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा। इसका मतलब इसी फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फाई E =
इंट्रीगेशन, इंट्रीगेशन का मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, यहाँ पे इतने, तो जितने सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे उन सभी को क्या करना है, इंट्रीगेट करना है, जोड़ना है। इतनी बात सभी को समझ में आई। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा कौन सा, E ds, ये वेक्टर फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट के साथ ही साथ में जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा हमारे पास, फाई E ds cos थीटा। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए। ये फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे जब हमारे पास सरफेसेस कैसी हो, अनइवन सरफेस हो, और डायरेक्ट हमारे पास, जैसे इसके पहले वाले स्लाइड्स में मैं बताया था, डायरेक्ट एरिया है, डायरेक्ट यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डायरेक्ट उसका मल्टीप्लिकेशन करके हम निकाल सकते हैं, और ये हमें तब करना पड़ेगा जब हमारे पास अनइवन सरफेसेस हो। तो बच्चों ये बात सभी को काफी अच्छे से क्लियर हुई, किस तरीके से हम इसको और आगे जाके एक्सप्लेन किया, समझाया। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगली चीज है हमारे सामने, क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय अ क्लोज्ड सरफेस, यानी क्लोज्ड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरीके से होगा उसके बारे में देखते हैं। अब क्लोज्ड सरफेस का मतलब समझना, जैसे कि अगर मैंने ले लिया एक सरफेस जैसे ये, तो ये पूरी क्लोज्ड सरफेस है। क्लोज्ड सरफेस का मतलब क्या है कि इसका सब कुछ एरिया, यानी हम जहां से घूमेंगे घूम फिर के वापस वहीं नहीं आ जाएंगे, इधर से घूमा तो घूम फिर के वापस उसी एंगल पे आ सकते हैं। तो ये क्लोज्ड सरफेस हो गया, बंद पृष्ठ हो गया। तो जैसे अगर मैं एक फुटबॉल की बात करता हूं तो फुटबॉल एक बंद पृष्ठ है, या हम हमारे घर में जो डब्बा यूज करते हैं जनरली चाय पत्ती शक्कर रखने के लिए, वो डब्बा भी क्या होगा, क्लोज्ड सरफेस यानी सिलेंडर। तो ये क्लोज्ड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिंक होगा उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक क्यूब जो है वो एक क्लोज्ड सरफेस ही होगी, इतनी बात समझ में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को। अब हम मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक, ये जो हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, इसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर रखा हुआ है, यानी हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। लेकिन अब सोचिए इस क्यूब के पास कितने सरफेसेस हैं, ठीक है, समझिए कितने सरफेसेस हैं। क्यों? क्योंकि हमको जो फॉर्मूला चाहिए उसमें सरफेस भी चाहिए। तो इस क्यूब के पास कितने, मान लेते हैं ये क्यूब है तो कितनी सरफेस है, 1 2 3 4 5 6 सरफेसेस हैं। अब सारी 6 की 6 सरफेसेस हैं, तो हमको जो हमारा फ्लक्स जो पास होगा उन 6 सरफेसेस से हमको काउंट करना पड़ेगा। तो कैसे काउंट करेंगे, सबसे पहले देखिएगा जो टोटल फ्लक्स हमारे पास में पास हो रहा है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो थोड़ा सा यहां पर समझना, क्या डी फाई फर्स्ट सरफेस प्लस डी फाई सेकेंड सरफेस प्लस डी फाई थर्ड सरफेस डॉट डॉट डॉट, कहां तक हमको देखना है इसके लिए, ठीक है, कहां तक हम लोगों को इसको करना है। तो टोटल कितनी सरफेसेस है बच्चों हमारे पास, तो यहाँ पर टोटल सरफेसेस है हमारे पास में 6 सरफेस, यानी 1 2 3 4 5 6 सरफेसेस के लिए देखना पड़ेगा। जैसे हम सिलेंडर अगर यूज करेंगे तो सिलेंडर के लिए हमको अलग सरफेस, कितनी सरफेसेस हो जाएंगी, एक कर्व सरफेस, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। तो कितनी सरफेसेस होंगी ये हमको किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास में ऑब्जेक्ट कौन सा है। इतनी बात समझ में, ठीक है। चलिए अच्छा, अब यहां पर एक और चीज समझना, तो अब हमारे पास में जो फ्लक्स मिलेगा फाइनल फ्लक्स, उसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसलिए इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे यहां पर इंटीग्रेशन के साथ में ये। अब इंटीग्रेशन के साथ में इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड इंटीग्रेशन। क्लोज्ड इंटीग्रेशन का बच्चों मतलब क्या होगा कि जैसे मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करता हूं, इस सरफेस से निकाला, दूसरे सरफेस से, तीसरे सरफेस से, नीचे वाली, फिर वापस घूम के फिर क्या आ रहा है। यानी जब हम इंटीग्रेट करते करते मतलब सारी चीजों को जोड़ते 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 वापस उसी पॉइंट तक अगर हम पहुंच जाते हैं तो हम उस चीज को क्या लिखते हैं, तो हम लिखेंगे क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। और इस पे इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर बीच में इस तरीके का राउंड बना के हम इसको शो करते हैं। तो ये इसका मीनिंग क्या होता है, तो दैट मीनिंग इज क्लोज्ड इंटीग्रेशन। चलिए थोड़ा सा यहां पर इसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात तो देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन तो ये है, इस सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, सरफेस एरिया क्या होगा,
तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो सरफेस एरिया हमने पता है, ठीक है, या एरिया वेक्टर क्या होता है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी इसी डायरेक्शन में इसका परपेंडिकुलर भी आएगा। तो यहां पर एंगल कितना बनेगा, तो वो एंगल होगा, ठीक है, तो यहां पर इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा बच्चों वो कितना होगा, तो वो होगा थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके बाद यहां इस वाली सरफेस पे देखते हैं, इस वाली सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, बताइए इनके बीच में एंगल कितना होगा, तो वो एंगल होगा, दैट एंगल इज 180। फिर इस आगे वाली सरफेस के साथ, तो ये और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो ये 90 डिग्री, पीछे वाला भी 90 डिग्री बनाएगा, ऊपर वाला 90 डिग्री, नीचे वाला 90 डिग्री। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर से समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर, अब यहां पर समझना, इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, 180 एंगल, यहां पर 0 डिग्री, यहां पर अब कितना होगा, तो यहां पर भी 90, यही सरफेस जब इधर हो जाएगी 90, नीचे हो जाएगी 90, पीछे हो जाएगी 90, यानी अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि टोटल जो फाई होगा वो क्लोज्ड इंटीग्रेशन होगा इस पूरे सरफेस का, और इसको हम लिखेंगे ई ए कॉस थीटा, जो कि किसके इक्वल है, तो जो कि किसके इक्वल है, इन सभी सरफेसेस के एडिशन के इक्वल है। तो उन सरफेसेस को हमको एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा हमारे पास, तो वो होगा ई डी एस, अगर स्मॉल सरफेस ले रहे हैं तो डी एस, ई डी एस कॉस 0, सेकेंड सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस की वजह से, सेकेंड सरफेस जस्ट उसके अपोजिट वाली, तो वो क्या होगी, ई डी एस कॉस 180, ठीक है। ये 0 डिग्री बना रहा है, तो ये जस्ट इसके अपोजिट, मतलब ऐसा 180 का एंगल, ये किसकी वजह से, सेकेंड सरफेस। फिर थर्ड सरफेस समझिए, तो ई डी एस कॉस 90 एंगल बनेगा, ऊपर वाली सरफेस, सेम नीचे वाली के साथ भी 90 एंगल, फिर भी 90, फिर 90, यानी ये 3 सरफेसेस के बाद क्या होगा, या 2 सरफेसेस के बाद सारी बाकी बची हुई 4 सरफेसेस इसके साथ कितने डिग्री, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, और उसको कैलकुलेट करके हमको बताना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, तो कैसे करेंगे आगे के हम क्लासेस में देखेंगे, आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि इसको ऐड किस तरीके से करते हैं, ये आगे का तरीका है। लेकिन ये होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन का मीनिंग, क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन हम किस तरीके से करेंगे, ये हम लोगों को यहाँ पर समझने वाली बात थी। हम क्या करेंगे, जब भी हमको जो भी क्लोज्ड सरफेस दे दिया होगा, हम क्या करेंगे, उस सरफेसेस के टुकड़े कर लेंगे, और टुकड़े इस तरीके से करेंगे कि कहीं पर भी एंगल चेंज ना हो। जैसे अगर इसकी बात करें, तो ये पूरी को मैं एक सरफेस मान लूंगा, क्यों, क्योंकि यहां पर इधर देखें तब भी 180 का एंगल, यहां पर 180, यहां पर 180, यहां पर 180, यहां पर 180, लेकिन यहां पर 90। तो जैसे ही एंगल चेंज, तो हम हमारी सरफेस को भी बदल देंगे, सरफेस का नाम भी बदल देंगे। इतनी बात समझ में। और सरफेस के मुकाबले जितने एंगल बन रहे होंगे, जितने एंगल वेरी कर रहे होंगे, उस हिसाब से हम हमारी सरफेसेस को डिवाइड कर लेंगे और फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बाद में उन सबको ऐड करना होगा। तो ये हमने देखा कि फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस की वजह से किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, कैसा होगा, इसके बारे में हमने समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट निकालने के लिए बड़ा अच्छा तरीका होता है हमारे पास में, क्या होता है कि हमको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बेसिकली वो होता है E इंटू ए। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो अब इसको हम फाइनली ऐसा लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर। तो दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों को सीधे हम फॉर्मूले से ही यूज करेंगे। तो फाई का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, ई ए। चलिए अब इसके डायमेंशंस निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, तो इसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन में क्यू इंटू ए। अब एफ यहाँ पर क्या है, तो फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है, वो होता है MLT माइनस 2। ये हमने 11th क्लास में स्टडी करके आ चुके हैं, ठीक है। एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो उसमें लेंथ 2 बार होती है, तो L स्क्वायर डिवाइड बाय Q।
तो Q का हमने देखा है, मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि AT होता है। इतनी बात समझ में आई? यानी इसका इस तरीके से करंट, तो करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये इधर जाएगा, तो करंट को एम्पियर से नापते हैं, T को टाइम से नापते हैं, तो इसलिए T और ये Q। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन हम लोगों को फाइनली यहाँ पर पता चल जाएगा कितना है। तो यहाँ पर M कितनी बार यूज हो रहा है, तो M 1 टाइम यूज हो रहा है। L टोटल कितना हो गया, 3 टाइम। ठीक है, T ऊपर जाएगा तो उसकी पावर काई में हो जाएगी -3 और एरिया की पावर -। तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये भी आप लोगों से एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं आप लोग। चलिए, तो मैंने आप लोगों के लिए क्या बताया, एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ये समझ में आने लग जाएगा। क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द गिवन फिगर। अब देखिए EX यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से वेरी करता है। ठीक है, और EY EZ इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ X डायरेक्शन में है। Y और Z डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 0। ओके, सिर्फ X डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन विच अल्फा की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर ये जो अल्फा लिखा है इसकी वैल्यू है। अब कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है हमें ये काउंट करके बताना है। अब बोला है कि अज्यूम टू साइड, मतलब इसकी जो साइड है वो A कितना दे दिया हम लोगों को, तो वो दे दिया है 0.1 मीटर। चलिए, √2 की वैल्यू, √10 की वैल्यू, तो हो सकता है ये वैल्यू आप लोगों को एग्जाम्स में दी हो या नहीं दी हो, या आपको लर्न भी करना है, याद भी रखनी है। चलिए, तो अब समझते हैं। सबसे पहले बात तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाए। तो सबसे पहली बात हम ये चीज समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिक क्लोज्ड सरफेस है, इसका मतलब हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को काउंट करने के लिए कितनी सरफेसेस मानना पड़ेगी। तो अभी हाल इसके पहले देख चुके हम 6 सरफेसेस मानना पड़ेगी। इतनी बात सभी को समझ में। अब चलिए 6 सरफेसेस मानते हैं, तो हमारे पास उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को काउंट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को काउंट करने के लिए हमारे पास जो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, ये क्लोज्ड सरफेस है तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन E ds cos थीटा का हमारे पास में बेसिकली फॉर्मूला होता है। अब ऐसी कितनी सरफेसेस हैं, उन सारे सरफेसेस को हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाई फर्स्ट सरफेस देखते हैं। अब फर्स्ट सरफेस हम किसको मान लेते हैं, तो फर्स्ट सरफेस में ये इसको मान लेता हूं, ये वाली फर्स्ट सरफेस, दैट इज सेकेंड, ऊपर वाली थर्ड, फोर्थ, आगे वाली फिफ्थ और पीछे वाली सिक्स्थ, कुछ इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा आपको अज्यूम भी करना, अपने माइंड में सोचना भी है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली बात तो देखते हैं। तो पहली सरफेस के लिए E, इतनी बात समझ में आई, ds cos कितना होगा। तो यहां पर पहली सरफेस के लिए अगर हम देख रहे हैं, तो यहां पर पहली सरफेस E भी इधर और ds की डायरेक्शन भी इधर, यानी cos कितना होगा, 0। ठीक है, चलिए और समझते हैं अपन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेकेंड सरफेस की वजह से क्या होगा, तो वो होगा E ds cos 180, जस्ट उसके अपोजिट वाला। फिर जो 4 सरफेसेस होंगी, ठीक है, 4 सरफेसेस, तो मैं एक ही जैसा काम कर रहा हूं, 4 लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, E ds cos 90 लिख देता हूं। अच्छा, 4 ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बाकी की बची हुई 4 सरफेस तो cos 90 एंगल बना रही होगी। फिर से समझो, जैसे ये है, तो ऊपर वाली सरफेस E के साथ में 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल। और चूंकि क्यूब है तो सबका सरफेस एरिया भी सेम होगा हर साइड का। ठीक है, तो इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है। तो हमें पता है कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये EA बनेगा, E सिर्फ ds प्लस cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो हम लोगों को पता चलता है कि cos 180 की वैल्यू अब हम लोग जानते हैं कितनी होगी, तो -1। और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस सरफेस की वजह से अब वो कितना होगा, E ds।
अच्छा बाकी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो सभी दूर cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0, तो उनसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, 0 पास होगा। बड़ी आसानी से, इतनी बात आसानी से आप सभी लोगों को क्लियर हो रही होगी। चलिए अब यहां पर हम क्या करते हैं, इन E की वैल्यूज को लिखते हैं यहां पर। तो E की वैल्यू को लिखता हूं, थोड़ा सा यहां पर समझना, हाँ, कि E की वैल्यू है हमारे पास में अल्फा, अब x दिया है। तो अब यहां पर समझना कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस x डिस्टेंस के साथ में चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है ये चीज समझिए। अब ये जो पहली सरफेस है, ये वाली सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, इतने की, ठीक है। अब ये वाली जो सरफेस है, ठीक है, तो ये वाली सरफेस इससे कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये वाली सरफेस यहां से यहां तक की, ये इसकी जो डिस्टेंस है वो कितने डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर है। इसका मतलब हमको क्या करना होगा, उसकी जगह पर मैं x की जगह पर क्या लिखूंगा, a की पावर 1/2। समझ में आया? अल्फा तो ऐसा कैसे, x की जगह a क्यों आया, क्योंकि ये वाली जो सरफेस है वो कितने डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर है, ठीक है। माइनस सेकेंड, अगली चीज अगर मैं बात करता हूं, ठीक है। अच्छा यहां पर एक चीज छोटी सी चेंज हो गया हमारे साथ में, देखिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि हमने फर्स्ट सरफेस ये मानी है, सेकेंड सरफेस ये मानी है, और ये वाला 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एक्चुअली ये वाला फिनोमिना मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। फिर से देखिएगा, चलिए फिर से आपको छोटी सी चीज मैं बताता हूं। यहाँ क्या हो गया, अच्छा इंटीग्रेशन था क्या, ऐसा था। चलिए फिर से देखिएगा, फर्स्ट सरफेस एक्चुअली ये वाली हमने काउंट करी है, ये वाली है ना फर्स्ट सरफेस, क्योंकि यही तो 0 डिग्री एंगल बना रही है। चलिए तो अब उस वाली सरफेस के साथ में एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, तो वो वाला क्रिएट हो रहा है 0 डिग्री। लेकिन ये वाली सरफेस, ये फर्स्ट वाली सरफेस देखिएगा, ये वाली सरफेस अब इससे कितने डिस्टेंस पर है, तो इतनी डिस्टेंस है a, और ये भी तो क्यूब है, तो क्यूब की डिस्टेंस ये भी कितनी होगी a, मतलब यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस, इस सरफेस तक की ये डिस्टेंस कितनी होगी 2a। इसका मतलब मैं अब क्या लिखूंगा, अल्फा x की जगह पे 2a की पावर 1/2। उम्मीद है समझ में आया होगा, ये ds माइनस 5 e की जगह पर। अब ये वाली सरफेस की बात कर रहे हैं जो 180 डिग्री, ये वाली 0 डिग्री एंगल क्रिएट कर रही थी, और ये वाली सरफेस 180 डिग्री एंगल क्रिएट कर रही थी, ठीक है। चलिए अब इस वाली सरफेस से, तो ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, तो ये डिस्टेंस अब आपको दिख रही है कितनी, a डिस्टेंस दिख रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा a की पावर 1/2 ds। ओके, इतनी बात सभी को आसानी से क्लियर हुई। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे देखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, या फिर देखिए अल्फा ये सब तो कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन किसका होगा, ds का। अब ds के इंटीग्रेशन का मीनिंग समझना, कि ds के इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, कि यहां पर छोटा सा एरिया माना, छोटा सा एरिया, और ये सारे एरिया को अगर हम जोड़ देंगे तो ये पूरी इस सरफेस का एरिया नहीं आ जाएगा। कैसे, समझिए, यहां पर एक छोटा सा ds कट करा, इसका फाई, सबका फाई अगर हम काउंट कर लेंगे तो ये पूरा क्या आ जाएगा, इसका एरिया। और क्यूब की एक सरफेस का एरिया क्या होता है, ये भी a है, तो a इंटू a यानी a स्क्वायर। यानी इसकी जगह हम लोग इंटीग्रेशन के बाद क्या लिख सकते हैं, अल्फा 2a, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, अल्फा 2a की पावर 1/2, और इसका इंटीग्रेशन पे a स्क्वायर बनेगा, माइनस यहां पर क्या होगा हमारे पास, तो अल्फा a की पावर 1/2, और ds की जगह पे उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a स्क्वायर। इतना इजीली सभी को समझ में आया। अच्छा यहां से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम जब कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास अल्फा कॉमन निकल जाएगा, a की पावर 1/2 कॉमन निकल जाएगा, a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। हमारे पास यहां पर क्या बचेगा, तो 2 की पावर 1/2, इट मीन्स √2 माइनस 1। इतनी बात सभी को समझ में आई। चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, तो मल्टीप्लिकेशन है, पावर को ऐड कर देंगे
तो दैट पावर इज 5/2 और √2 की वैल्यू देखिए हमें पता चल गई कितनी है 1.41 - 1। ठीक है, तो यहाँ की चीज को मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है तो इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं और एक ये वाली टर्म को भी मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। हाँ, अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अब जो फाइनल वैल्यू हमारे पास बची है वो अल्फा a की पावर 5/2 और इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो दैट वैल्यू इज 0.41। ओके, अच्छा अब ये चीज समझिए कि हमें कब अल्फा की वैल्यू रखना चाहिए या इस तरीके की वैल्यूज कब हम हमारे क्वेश्चन में पुट करें। तो आपको हमेशा कोशिश ये करना है कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते लास्ट में उसकी वैल्यू चेंज करें। सिर्फ जब आप उसकी वैल्यू पुटअप करो जब सिर्फ और सिर्फ आपका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का काम बाकी है। ठीक है, चलिए तो अल्फा की वैल्यू हम लोगों को पता है कितनी है, तो अल्फा की वैल्यू है 800 और a की वैल्यू तो a है हमारे पास 0.1 की पावर 5/2 और 0.41। इतनी बात समझ में। अब कौन है हमारे बीच में महारथी जो इसको सॉल्व करे। ठीक है चलिए तो करते हैं। अगर आप लोगों की इच्छा हो कि आप मुझसे पहले सॉल्व करें तो आप वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले बात तो इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 और 0.2 के बाद में तो यहाँ के 2 0 क्या हो गए, खत्म हो गए। अब इसको बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको बेसिकली हम लिख सकते हैं 1/10, पॉइंट हटाया नीचे 0 बढ़ जाएगा और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ इसकी पावर 5 की होल पावर 1/2। कुछ इस तरीके से हमने लिख लिया। ऊपर जो पावर 5/2 थी तो 5 को हमने 5 की पावर इसको दे दी और उसकी पावर 1/2। ओके, चलिए अब 1/10 की पावर 5 का मतलब क्या है कि हमें कितने जीरोस यूज करने हैं, तो हमें जो जीरोस यूज करने हैं वो कितने जीरोस, 5 जीरोस यूज करने हैं। तो 1 2 3 4 5 0 की पावर 1/2। अब 1/2 का मतलब तो बेसिकली क्या होता है, अंडर रूट, और अंडर रूट का क्या मीनिंग होता है, 2 के पेयर्स बाहर निकलते हैं, तो मतलब यहां से ये 100 यहां से बाहर आ जाएगा। तो 328, ठीक है, यहां पर अब समझना, तो यहां पर क्या बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास यहां से 100 बाहर आ गया, लेकिन हमारे पास 1/√10 बच जाएगा नीचे। इनने तो बना एक अंडर रूट बच जाएगा। ओके, अब हम इसका क्या कर लेते हैं, रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो अंडर√10 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन, अंडर√10 का नीचे मल्टीप्लिकेशन। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 328, ठीक है, तो 328 इंटू अंडर√10 और नीचे क्या हो जाएगा, दैट इज 1000। ओके, इतनी बात सभी को समझ में आई। ये 2 रूट से ये 1000 बन जाएगा। अब अंडर√10 की वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर सकते हैं, या पॉइंट को यहाँ से तो 0 हटाएंगे तो पॉइंट का इतना हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी 0.328 इंटू अंडर√10 की वैल्यू 3.16। अब उम्मीद है इतना तो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फाइनल आंसर जो होगा मैं आप लोगों को देख के बता देता हूं कितना होगा, तो वो होगा 1.036। अच्छा, क्या होगी इसकी यूनिट, तो इसकी यूनिट हम पढ़ चुके हैं, कितनी होगी, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। दैट इज द इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू दिस क्यूब। इतनी बात सभी को समझ में आई। तो उम्मीद है बच्चों ये आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए बेसिकली मेरा आपको ये सिखाने का मूड नहीं था, मैथ्स नहीं सिखाना चाहता, हम कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं, फिजिक्स कहां तक है इस क्वेश्चन में, तो बच्चों फिजिक्स है यहां तक, आपको ये बात अच्छे तरीके से समझना। और फिर मैथमेटिक्स सॉल्व करना ना कर पाना तो ये तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने टाइप के इस तरीके के क्वेश्चंस लगा पाते हो। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये काफी अच्छी एक क्वेश्चन था। तो आज की क्लास
फिलहाल हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग समझ में आया हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे स्केलर क्वांटिटी होती है, कैसे हम वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आज ये भी मैंने सिखाया। ठीक है, अब आगे आने वाली क्लास में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और भी यूज़ देखेंगे, हम गॉस थ्योरम देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।